Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 8, the rise of Magad. Student, in this video we'll learn about rise of Janpad, Mahajanpad, rise of Magad, Alexander invasion into India. हम लोग पढ़ेंगे जनपद कैसे एग्जिस्टेंस में आए, महाजनपद कैसे आए, मगध का राइज कैसे हुआ और अलेक्जेंडर ने कैसे और कब इंडिया को इन्वेट किया, इन्वेजन, ठीक है. Now, rise of Janpads and Mahajanpad. So, students, when we talk about early Vedic पीरियड, अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो जो पीपल थे, जो लोग उस टाइम में रहते थे, वो नोमैडिक थे, पेस्ट्रल लाइफ में जीते थे. ठीक है, नोमैडिक मतलब सम टाइम दे आर लिविंग फॉर वन प्लेस, फॉर अनदर टाइम दे आर लिविंग फॉर अनदर प्लेस, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वाटर एंड ओन्ड एलिजियंस टू देयर क्लान्स. और उनका एक क्लान होता था, सरदार नेता, उस पर उनका पूरा विश्वास होता था. पर लेटेक वेरी पीरियड में क्या हुआ बच्चा, जो आर्यंस थे वो गैंगेटिक प्लेन में आ गए. उन्होंने आयरन टूल का यूज़ किया, कल्टीवेशन स्टार्ट किया, फॉरेस्ट को क्लियर किया और कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया. और जो रिच डिपॉजिट्स थे किसके, आयरन के, उसको यूज़ करके उन्होंने टूल्स बनाए, वेपन्स बनाए. The dense forest was a source of timber used for building and architecture purpose. बेटा ये जो dense forest था, यहाँ से timber मिला, timber से हमने building बनाया, beautiful architecture बनाया, ठीक है. आयरन रिसोर्सेज से बहुत सारे वेपन्स भी बनाने. सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेड टू सेटल लाइफ. जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी आ गई. प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धता, ठीक है, समृद्धि आई, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बन गया, तो लोगों ने सेटल्ड लाइफ जीना चालू कर दिया. एज लैंड बिकम इम्पॉर्टेंट, जैसे लैंड इम्पॉर्टेंट होती गई, ईच क्लान क्लेम्ड अ पर्टिकुलर टेरिटरी. हर क्लान ने क्लेम किया कि ये पर्टिकुलर टेरिटरी हमारी है. एंड स्टार्टेड नेमिंग द एरिया आफ्टर रूलिंग क्लान. देखो बेटा, जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ती है, लोग चाहते हैं कि उसका क्लेम हमारे ऊपर हो, हम उसको क्लेम करें, है ना. जब लैंड की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई तो हर क्लान ने सोचा कि मेरे पास सबसे ज़्यादा लैंड होनी चाहिए और उसने लैंड एरिया को क्लेम करना चालू कर दिया. रूलिंग जो क्लान होती उससे उस एरिया को जाना जाने लगा. इससे जनपद्स बनी, ठीक है, जिनको हम अर्लीस्ट किंगडम्स बोलते हैं. द टर्म जनपद मीन्स द प्लेस वेयर जन और पीपल सेट फूड. जन और पद, जनपद का मतलब होता है, जन मतलब होता है लोग और पद मतलब होता है फूड. तो वो प्लेस जहाँ पर लोग रहने लग गए, the place where the Jan or people set its foot. सब्सिक्वेंटली सब जनपद बिकम मोर पावरफुल. बेटा धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ क्लान के जो लीडर थे वो बहुत ही केपेबल थे, उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छा थी. उन्होंने अपने एम्पायर को, अपनी जनपद को ज़्यादा बढ़ाया. तो जब एम्पायर, उनका जनपद ज़्यादा बड़ा होने लग गया, पावरफुल होने लग गया, तो उसको ये क्या कहने लगे बच्चा, महाजनपद. सब महाजनपद वर फॉर्म्ड आफ्टर इन्वेजन ऑफ स्मॉल जनपद. और कई बार क्या हुआ, जो छोटी छोटी स्मॉल जनपद थी उसमें से एक एक जो क्लान थी वो ज़्यादा पावरफुल हुई, तो उसने इसके ऊपर भी क्लेम किया, इसके ऊपर भी क्लेम किया, और अब ये क्या बन गए, एक महाजनपद. मोस्ट महाजनपद हैड कैपिटल सिटी. जितनी भी वहाँ महाजनपद थी उसमें बहुत सारी महाजनपद ऐसी थी जिनके पास कैपिटल सिटी थी. Many of these were fortified to protect against invasion. Fortified का मतलब क्या होता है, अपने आप को, अपने रेसिडेंशियल एरिया को, अपने लिविंग एरिया को सेव करने के लिए जो बनाई गई जो वॉल्स होती हैं, जो एरिया होता है, उसे बोलते हैं फोर्टिफिकेशन. तो बड़े बड़े फोर्टिफिकेशंस बना दिए गए इन्वेजन से रोकने के लिए. टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वर प्रेवलेंट इन द महाजनपद. महाजनपद में दो टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम थे. कुछ किंगडम जैसे कि जो मगध थी वो मोनार्की थी, रूल बाय हेरिडेटरी किंग. हेरिडेटरी किंग का मतलब क्या होता है बच्चा, फर्स्ट सपोज आई एम द किंग, after period of time, after certain period of time, my son became the king, and after my son his son became the seed. This is called hereditary king. Okay, so some kingdoms like Magad, they were like monarchies ruled by hereditary king, but some others like Vajji were republics. Vajji जैसी भी कुछ kingdoms थी जो republic थी, ruled by gun और संघ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल. जो रिपब्लिक्स थी उस टाइम में भी इलेक्शन का प्रोसीजर होता था, लोग इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते थे और वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता था. ठीक है, तो वज्जे किसका एग्जाम्पल है बेटा, रिपब्लिक का, और मगध मोनार्की का. सो स्टूडेंट एक्टिविटी, डिस्कस
whether monarchy is good or republic is good, whether which is better, monarchy or republic. तो बच्चा मोनार्की में हेरिडेटरी किंग होता है. सपोज करो मैं बहुत कैपेबल हूँ और हो सकता है मेरा सन कैपेबल ना हो, या तो मैं इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं थी पर मेरा सन कैपेबल था, पर उसका सन उतना कैपेबल नहीं था. तो बच्चा मोनार्की कुछ कई प्लेसेस पे अच्छी होती है और कई प्लेसेस पे हम बोल सकते हैं कि आर्बिट्री हो जाती है. कई बार जो किंग का बेटा, राजा का बेटा होता है, वो इतना कैपेबल नहीं होता है. पर रिपब्लिक में तो आप इलेक्ट करके लीडर को पहुंचाते हो, है ना. तो आप सारे लोग जब इलेक्शन करोगे, अपनी अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा मतलब सोचने के बाद जब किसी को इलेक्ट करोगे, तो वो जो पर्सन होगा वो हमेशा अच्छा ही होगा, है ना. तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं आपके अपने. ये तो मैंने एक ही बताया, जिससे कि कई बार आपको लगेगा मोनार्की अच्छी होती है और कई बार आपको लगेगा रिपब्लिक अच्छा होता है. बट अगर मोनार्की इतनी अच्छी होती तो आज वर्ल्ड में सारी कंट्री मोनार्कीज होती, पर आज मैक्सिमम कंट्रीज क्या है बच्चा, रिपब्लिक, इलेक्टेड लीडर्स होते हैं. ठीक है. सो वी कैन से दैट रिपब्लिक इज बेटर देन मोनार्कीज. Around 2500 years ago, in the ancient Greek, a city of Athens, a form of governance emerged. बच्चा एथेंस ग्रीक की एक सिटी थी, एथेंस. वहाँ पर एक गवर्नेंस का एक सिस्टम आया जहाँ पर भी जितने भी फ्री मैन थे जिनकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा थी, वो आते, साथ में मिलते, इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते और फिर डिसीजंस लेती. दिस असेंबली मैट अबाउट 40 टाइम्स अ ईयर एंड टुक डिसीजंस. ये जो असेंबली थी ये 40 टाइम ईयर में मिलती थी और डिसीजंस लेती थी. ठीक है. Important Mahajanpads. The ancient Buddhist and Jain texts mention the existence of 16 Mahajanpad. बच्चा उस टाइम की अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ें या जैन टेक्स्ट को पढ़ें तो वो हमें बताते हैं कि 16 महाजनपद थे. इन द 16th century BC, 16th century BC में 16 महाजनपद थे. मगध, अवंती, कौशल, वत्स, कुरु, मल्ल, चेड़ी, काशी, अंग, वज्जी, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, कंबोज और गांधार. ये 16 महाजनपद थे. पांचाल, मत्स्य, सुरसेना, अश्मक, कंबोज, गांधार. There were constant struggle for supremacy between these kingdom. कुरु हमेशा बताना चाहता था मैं मल्ल, चेड़ी, काशी से महान हूँ. ऐसे ही अश्मक को लगता था मैं कंबोज, गांधार से महान हूँ. मतलब इनमें आपस में राइवलरी चलती रही. ठीक है. एक बार 16 महाजनपद के नाम हम लोग एक बार और देखें. चलो. मगध, अवंती, कौशला, कौशल नहीं बेटा, कौशला. मगध, अवंती, कौशला, वत्स, कुरु, मल्ल, चेड़ी, काशी, अंग, वज्जी, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अश्मक, कंबोज और गांधार. There were constant struggle for supremacy between these kingdoms. Of these, the kingdom of Vats, Avanti, Koshla और मगध emerged powerful. 16 में से अगर हम सबसे पावरफुल 4 की बात करें तो वो थे वत्स, अवंती, कौशला और मगध. वत्स situated on the river bank of यमुना के रिवर बैंक पे सिचुएटेड था वत्स. मोस्ट पावरफुल रूलर थे उदयन. इनकी जो कैपिटल थी वो थी कुसुम्बी, प्रेजेंट डे जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलाहाबाद. सिटी वॉज अ सेंटर ऑफ ऑल ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बच्चा जो वत्स था, वत्स की जो पावरफुल रूलर थे वो उदयन थे. और जो वत्स था वो किस रिवर पे सिचुएटेड था, यमुना रिवर पे सिचुएटेड था. इनकी कैपिटल सिटी का नाम था कौसम्बी और कौसम्बी को आज हम इलाहाबाद बोलते हैं. यहाँ पर सारी ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी. बाद में अवंती ने वत्स किंगडम को कनकर कर लिया. ठीक है. अवंती जीता, वत्स हारा. अवंती Avanti kingdom ruled by western part of India. Avanti kingdom ruled over the western part of India. India का जो western part है वहाँ था अवंती. Narmada river divided the kingdom into northern and southern part. अवंती ruled over the western part of India. western part को rule करते थे. रिवर नर्मदा अवंती को 2 पार्ट में डिवाइड करता था. नॉर्दर्न पार्ट की कैपिटल थी उज्जैन. सदर्न पार्ट इट्स सेंटर एट महिष्मती. तो बचा पार्ट ही नर्मदा रिवर ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था अवंती को. एक था नदन, एक था सदन.
जो नदन पार्ट था उसकी कैपिटल थी उज्जैन, जो सुदन पार्ट था उसका इंपॉर्टेंट सेंटर था महेशमती। उज्जैन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर भी था। अवंती को बाद में किसने टेक ओवर किया? मगध ने। अवंती ने किसको टेक ओवर किया था? जल्दी से बताओ। अवंती ने टेक ओवर किया था वत्स को। वत्स टेकन ओवर बाय अवंती, अवंती टेकन ओवर बाय मगध। नाउ कौशला कौशला टेरिटरी इंक्लूड, ये कौशल है। अब बच्चा ये जो कौशल था जिसको मैंने कौशला बोला, ये क्या है? कौशल। क्या है? कौशल। ठीक है। कौशल की जो टेरिटरी थी उसमें आता था सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कौशला नहीं है ये, कौशल। कौशल के अंदर आता था ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या था? ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी श्रावस्ती। अयोध्या, साकेत एंड बनारस वर इट्स अदर चीफ सिटीज। देखो बच्चा, कौशल टेरिटरी उत्तर प्रदेश का पार्ट थी, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का। इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती और जो दूसरी इंपॉर्टेंट सिटीज थी वो अयोध्या, साकेत, बनारस। किंग प्रसन्नजीत was an important कौशल रूलर। कौशल के इंपॉर्टेंट रूलर थे प्रसन्नजीत, फॉलोड बाय हिज सन विदूत। प्रसन्नजीत एस्टेब्लिश्ड मैट्रिमोनियल अलायंस विद द किंगडम ऑफ मगध। प्रसन्नजीत ने बेटा मगध के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस की। मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब क्या होता है? शादी करके अगर आप किसी किंगडम के साथ कुछ अच्छा रिलेशनशिप बना पा रहे हो तो वो क्या होते हैं बच्चा? मैट्रिमोनियल अलायंस। अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उसने मैट्रिमोनियल अलायंस की मगध के साथ। देयर वर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मगध, फिर भी इनके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे मगध के साथ। कौशल वाज अल्टीमेटली कनकर्ड बाय मगध। फाइनली मगध ने कौशल को भी कनकर कर लिया। व्हेन विदुत्व वाज कौशल रूलर। किसके टाइम में किया बच्चा? प्रसन्नजीत के टाइम में तो नहीं किया, विदुत्व के टाइम में किया। ठीक है। मगध, The Mahajanpath were in constant conflict with each other to expand their territory. अपनी अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करने के लिए हमेशा ये आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होती रहती थी। इवेंचुअली द किंगडम ऑफ मगध एमर्ज्ड एज मोस्ट पावरफुल। धीरे धीरे करके मगध बहुत पावरफुल किंगडम बन गई। नेम ऑफ मगध फर्स्ट अपीयर इन अथर्ववेद। मगध का जो नाम है वो आपको सबसे पहले मिलेगा अथर्ववेद में, फिर मिलेगा यजुर्वेद में। इट कंप्राइजेज द एरिया ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड। आज का जो बिहार और झारखंड है वो पहले का मगध हुआ करता था। फिर मगध आपको सबसे पहले सुनने में कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में और फिर यजुर्वेद में। मगध किंगडम हैड सर्टेन जोग्राफिक एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। मगध किंगडम की जोग्राफी का भी एडवांटेज मगध को मिला, जोग्राफिकल एडवांटेज। और देखो, अगर आपके नियर बाय एरिया में वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है, फर्टाइल लैंड है, मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उस जोग्राफिकल लोकेशन का क्या मिलेगा? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ये इट वॉज सिचुएटेड बिटवीन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन के अपर लोअर पार्ट में सिचुएटेड था। बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल थी, आप कुछ भी ग्रो करो इजीली ग्रो हो जाता था। कॉपर आयरन की डिपॉजिट थे। प्रॉक्सिमिटी टू गंगा रिवर मेड इट कंड्यूसिव टू कंडक्ट ट्रेड। गंगा रिवर एरिया में बहुत फर्टाइल सॉइल है, कॉपर आयरन का डिपॉजिट है, गंगा रिवर ट्रेड को पॉसिबल बना रही है, ट्रेड कंडक्ट करने में हेल्प कर रही है। ऑल दिस फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑफ मगध। मगध की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनने में ये सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया। द कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगृह। कैपिटल क्या थी? मगध की राजगृह। सो स्टूडेंट्स, क्या थी कैपिटल? मगध की राजगृह। ठीक है। राइज ऑफ मगध। द किंगडम ऑफ मगध कनकर्ड अदर नेबरिंग किंगडम। जितनी भी आसपास की किंगडम थी उन सब को कनकर करके मगध एमर्ज हुआ एज अ पावरफुल महाजनपद। ठीक है, सबसे पावरफुल किंगडम बन गया मगध। कैसे बना? आसपास के किंगडम्स को कनकर करके, जीत के। इट वॉज रूल्ड बाय सेवरल स्ट्रॉन्ग एंड एम्बिशियस रूलर। मगध पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस रूलर का रूल था जिन्होंने कुछ ना कुछ हमेशा ऐड किया मगध की ग्लोरी में, मगध किंगडम में। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार। बिंबिसार फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे मगध डायनेस्टी के। वो हर्यक डायनेस्टी को बिलोंग करती थी। उन्होंने 52 ईयर रूल किया मगध पे। उन्होंने ही कैपिटल बनाई मगध की राजगृह। He used matrimonial alliance and conquest to expand his kingdom.
कई बार वो अपनी किंगडम को एक्सपांड करने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस करते, शादी करके, और कई बार वो कॉन्क्वेस्ट जीत के किंगडम को आगे बढ़ाते। बिंबिसार conquered the अंग किंगडम by defeating its king ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को हरा के बिंबिसार ने अंग किंगडम को अपने अंडर में ले लिया। With this he gained control over the port of चंपा। उन्होंने चंपा पोर्ट को कंट्रोल किया with the conquest of अंग। अंग के अंदर ही चंपा का पोर्ट आता था। जैसे चंपा का पोर्ट मिला, मगध के मैरीटाइम ट्रेड रूट रिलेशनशिप बढ़ गए। मैरीटाइम मतलब पानी के थ्रू वो ट्रेड करने लगा, उसका ट्रेड फ्लोरिश हुआ, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी, उसके पास डिपॉजिट्स थे आयरन के, आयरन ओर के बहुत बड़े डिपॉजिट थे। ठीक है, ट्रेड फ्लोरिश हो रहा है, एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, मैरीटाइम ट्रेड रूट भी अब उसके पास है। इसी वजह से उस टाइम मगध बहुत ही प्रॉस्पर किंगडम बन गया। बच्चा बिंबिसार के बाद आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु द सन ऑफ बिंबिसार सक्सीडेड हिम एंड रूल्ड 32 ईयर्स। 32 ईयर रूल किया अजातशत्रु ने। ठीक है, किसको सक्सीड करके? बिंबिसार को सक्सीड करके। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। इनको इनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए जाना जाता है। ही कनकर्ड सेवरल किंगडम। उन्होंने बहुत सारी किंगडम्स को कनकर किया। वैशाली, काशी, कौशल। अजातशत्रु built a fort in the village पाटली ग्राम नियर द बैंक ऑफ रिवर गंगा। गंगा रिवर पे एक विलेज था जिसका नाम था पाटली। वहां पर एक फोर्ट बना दिया किसने? अजातशत्रु ने, अपनी किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेटर इट डेवलप्ड इनटू अ सिटी। धीरे धीरे करके पाटली एक बड़ी सिटी बन गया और जिसका नाम हुआ पाटलिपुत्र। अंडर अजातशत्रु मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। मगध एक बहुत पावरफुल किंगडम बन गया नॉर्थ इंडिया का अंडर अजातशत्रु। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल किंगडम मगध किसके रीन में? अजातशत्रु के रीन में। बेटा अजातशत्रु के जितने भी सक्सेसर आए वो वीक थे, बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं थे। इवेंचुअली शिशुनाग डायनेस्टी ओवरथ्रोन दे, और फिर यहाँ पर ख़त्म हो गई हर्यक डायनेस्टी। नई डायनेस्टी स्टार्ट होगी, शिशुनाग डायनेस्टी। फिर ये जो शिशुनाग डायनेस्टी होगी बेटा, ये अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर रूल करेगी। शिशुनाग डायनेस्टी जिसने मगध के ऊपर रूल किया, कितने ईयर? 70 ईयर। जो लास्ट शिशुनाग रूलर था उसका नाम था महानंदिन। जो महानंदिन था उसका असैसिनेशन किया महापद्मानंद ने। महापद्मानंद जिसने नंद डायनेस्टी को फाउंड किया, उसने नंद डायनेस्टी को फाउंड करने के पहले नंद डायनेस्टी किसके पास थी? महानंदिन के पास थी। तो नंदिन का मर्डर किया, उसको असैसिनेट किया। बेटा मर्डर ही किया, पर जो पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं तो उन पॉलिटिकल मर्डर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? किसी इंपॉर्टेंट राजा का, पीएम का, सीएम का अगर कोई मर्डर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? असैसिनेशन। तो महापद्मानंद असैसिनेटेड महानंदिन, और महानंदिन को असैसिनेट करके नंद डायनेस्टी को फॉर्म किया महापद्मानंद ने। ही अपसर्ज्ड द थ्रोन एंड एस्टेब्लिश्ड नंद रूल ओवर मगध। तो महापद्मानंद ने क्या किया बच्चा? नंद रूल को एस्टेब्लिश किया। महापद्मानंद द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। महापद्मानंद नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे। उन्होंने बहुत सारे किंगडम को डिफीट किया और टेरिटरी का एक्सपांशन किया। डिस्टेंस फ्रंटियर्स पे, अलग अलग जगहों पे अपनी टेरिटरी को एक्सपांड किया। कलिंग और डेक्कन रीजन को भी कंट्रोल किया। फिर आए धनानंद। धनानंद बच्चा लास्ट रूलर थे नंद डायनेस्टी के। वो डायनेस्टी जो पद्मानंद ने एस्टेब्लिश की, उसके जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? धनानंद। He was destituted by his subject due to the heavy taxation levied on। धनानंद को उनके खुद के किंगडम के लोग पसंद नहीं करते थे। मतलब उसके खुद के राज्य के लोग जो थे वो धनानंद को पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत हैवी टैक्स लिवाई करता था, लोगों के ऊपर बहुत टैक्स इम्पोज करता था, टैक्स का अमाउंट कभी भी रेस कर देता था। इसलिए उसका खुद के सब्जेक्ट, उसके खुद के लोग उसको पसंद नहीं करते थे। The nuns were regarded as empire builders। नंद को क्या बोला? empire builders। They were very wealthy and had an elaborate tax collection system। नंद were regarded as empire builders। नंद को empire builders बोला गया। They were very healthy and had an elaborate tax collection system। बहुत wealthy थी नंद डायनेस्टी, एक elaborate tax collection system था। नंद ने बहुत vast powerful empire बनाया। ठीक है, फॉरेन इन्वेजन्स को भी रेसिस्ट किया, रोका। इवन जो माइटी अलेक्जेंडर था, जब वो इंडिया में आया तो उसको भी एक डर था। किसका? धनानंद का, नंद डायनेस्टी का, नंद की आर्मी का। क्योंकि जो नंद ने जो आर्मी बनाई थी बच्चा, वो सच में बहुत पावरफुल थी।
India during the reign of Dhananand was weary of the Magad army. The unpopular Nan dynasty was overthrown by Chandragupta. चंद्रगुप्त ने जो अनपॉपुलर मगध डायनेस्टी थी उसको ओवरथ्रो किया और खुद क्या बन गए, किंग बन गए. हु ऑस्ट्रिड धनानंद एंड कनकॉर्ड मगध. उन्होंने, ऑस्ट्रिड का मतलब होता है कि इसको पॉलिटिकल पावर से मतलब अपनी शक्ति दिखा के, ताकत दिखा के बाहर की तरफ फेंक देना, हटा देना. ऑस्ट्रिड मतलब पावरफुल रूलर द्वारा या पावरफुल पर्सन द्वारा किसी और की पावर्स को छीन लेना. तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑस्ट्रिड धनानंद एंड कनकॉर्ड मगध. मगध को जीता, धनानंद को बाहर फेंक दिया. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ मौर्यन रूल ओवर मगध. और यहीं से मौर्यंस का रूल स्टार्ट हुआ मगध के ऊपर. इन्वेजन ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट. अलेक्जेंडर द रूलर ऑफ मैसिडोनिया. मैसिडोनिया का रूलर था अलेक्जेंडर. बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही एम्बिशियस था. एंशिएंट हिस्ट्री में इसको पावर के नाम से, एम्बिशियस रूलर के नाम से जाना जाता है. He strived to conquer the whole world and launched a series of military campaign. उसका सपना था वो विश्व विजेता बने. विश्व विजेता मतलब पूरे वर्ल्ड को कनकर कर लिए. He seized various empires like Asia Minor, Egypt, Syria, Mesopotamia, Persia, and created one of the largest empire of Asian world. तो बच्चा अलेक्जेंडर ने किस किस को जीता? एशिया माइनर, इजिप्ट, सीरिया, मेसोपोटामिया, पर्सिया, और एक बड़ा लार्जेस्ट एम्पायर बना दिया एंशिएंट वर्ल्ड में. ठीक है. आफ्टर कैप्चरिंग द पर्शियन एम्पायर अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. बच्चा जैसे पर्शियन एम्पायर उसने जीता, उसके बाद इंडिया, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को जीत लिया 326 BC में. बहुत सारी दूसरी किंगडम्स जैसे कि तक्षशिला में उस टाइम रूल कर रहे थे अम्बी. तो अम्बी ने तो बेटा लड़ाई भी करने की कोशिश नहीं की, अलेक्जेंडर के साथ चुपचाप सरेंडर कर दिया. तो जब उन्होंने पर्शिया एम्पायर को कैप्चर कर लिया तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आए. बहुत सारे किंगडम थी इंडिया में उस टाइम में जिन्होंने चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर दिया अलेक्जेंडर के सामने विदाउट एनी फाइट. Those which resisted were brutally massacred. पर जिसने भी रेसिस्ट किया उसको ब्रूटली मसाकर किया. मसाकर मतलब मैसिव लेवल ऑफ मर्डर्स. मैसिव लेवल पे लोगों को मरना क्या होता है बच्चा? मसाकर. अलेक्जेंडर फेस्ड फर्स्ट स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम पोरस. अच्छा, रेजिस्ट तो थोड़े बहुत लोगों ने किया, पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस देने में, एक मजबूत रोक में पॉसिबल हुए कौन? पोरस. Who ruled the area between the river Jhelum and Chenab. झेलम और चिनाब के बीच वाला जो एरिया था उस पे पोरस करते थे. पोरस की आर्मी अलेक्जेंडर से बरेबरी लड़ी पर हार गए पोरस. Legend has it that was Porus who brought before Alexander. He asked him how he would want to be treated. ऐसे माना जाता है कि सच में ऐसा होगा, पता नहीं, भगवान जाने, कि अलेक्जेंडर के सामने जब पोरस को लाया गया और उसे पूछा अलेक्जेंडर ने कि अब तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूं. ठीक है. टू दिस पोरस रिप्लाइड. इसकी जो अलेक्जेंडर ने क्वेश्चन पूछा, ही वुड वांट टू बी ट्रीटेड. कैसे? हाउ ही वुड वांट टू बी ट्रीटेड. तो पोरस का रिप्लाई था एज द किंग वुड ट्रीट द अदर. जैसा एक राजा दूसरे राजा को, दूसरे लोगों को ट्रीट करता है वैसे. जैसा एक राजा दूसरे राजा को ट्रीट करता है वैसे. इम्प्रेस्ड बाय दिस, इससे भैया अलेक्जेंडर बहुत खुश हो गए इस रिप्लाई को सुनकर कि एक राजा जैसे दूसरे राजा को करता है वैसे आप मुझे ट्रीट करो. अलेक्जेंडर को फ्री कर दिया, उसकी सारी टेरिटरीज उसको वापस कर दी. द एम्बिशियस अलेक्जेंडर वांटेड टू प्रोसीड डीपर इनटू इंडिया. और जो अलेक्जेंडर था वो अंदर इंडिया में आना चाहता था, पर जैसे उसने 5 रिवर को, The ambitious Alexander wanted to proceed deeper into India and his army crossed the 5 rivers of Punjab. पंजाब के 5 रिवर को क्रॉस किया. पर एक पॉइंट ऐसा आया जब सोल्जर्स वॉर वेरी हो गए, होम सिक हो गए, आगे जाने को मना करने लगे. जितने भी उस टाइम सोल्जर्स थे बहुत टाइम से घर से निकले हुए थे, कंटिन्यूअस वो जीतते आ रहे थे किंगडम्स को. तो अब उनका मानना ये था कि भैया अब हम आगे और नहीं जा सकते, हम होम सिक हो गए हैं. It is believed that the enormous strength of the Nanda army of Magad made Macedonians apprehensive and promoted their retreat. बच्चा, और कहीं ना कहीं वो थक चुके थे, ये बात भी सही थी, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये सुन रखा था कि नंद के पास बहुत ही गजब की आर्मी है. तो भाई वो थोड़े से डर भी रहे थे और इस वजह से उन्होंने वापस जाना ही ठीक समझा. ड्यूरिंग
This time, Magad was under the rule of Dhananand. Before retreating, Alexander appointed several governors to look after the conquered territories of India. मतलब बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी थी जो अलेक्जेंडर उस टाइम तक जीत चुका था, वो पंजाब तक तो आ ही चुका था ना, तो वो सारी टेरिटरीज के लिए वो बहुत सारे गवर्नर्स को अपॉइंट करके वापस चला गया. इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन. तो फर्स्ट जो इफेक्ट था अलेक्जेंडर इन्वेजन का वो था, अलेक्जेंडर इन्वेजन ओपन द ट्रेड रूट्स बिटवीन वेस्ट एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट. वेस्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में क्या ट्रेड रूट बना गया, जिससे इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज हुए बाद में बिटवीन दीज टू कॉन्टिनेंट्स, वेस्ट और इंडिया. Contact with Greeks led to the development of Indo-Greek school of art called Gandhar School of Art. बच्चा एक नया स्कूल ऑफ आर्ट है जिसको हम बोलते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, और ये फ्यूजन था इंडो ग्रीक्स और इंडियंस का. ठीक है, ग्रीक्स और इंडियंस के मिलने पे क्या बना बच्चा, इंडो ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट. ठीक है, ग्रीक्स मिले, इंडियंस मिले, नया स्कूल बना जिसको बोलते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और इंडो ग्रीक स्कूल. एक नया आर्ट फॉर्म आया सामने. अलेक्जेंडर स्कूल नहीं, स्कूल मतलब वो स्कूल नहीं जिसमें आप पढ़ने जाते हो, एक न्यू आर्ट फॉर्म की बात हुई. अलेक्जेंडर डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ मेनी स्मॉल स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट के बहुत सारे स्टेट्स थे जिनके पावर को अलेक्जेंडर ने बहुत कम कर दिया. पंजाब तक तो वो आ गया था, तो जितने भी वहां पर छोटे मोटे एरियाज थे जो पावरफुल थे, अलेक्जेंडर से हारने के बाद सब कमजोर हो गए थे. तो चंद्रगुप्त मौर्य की कनकर को आसान बना दिया इस तरीके से अलेक्जेंडर ने. अलेक्जेंडर तो जीत के गवर्नर को अपॉइंट करके वापस चला गया, पर उन सब गवर्नर्स को हरा के, उस टेरिटरी को जीत के, कनकर करके पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया इंडिया का. पहली बार इंडिया का यूनिफिकेशन किया, वो किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने. By invading a small kingdom, Alexander established a unified rule over the vast region. बहुत बड़े रीजन पे अलेक्जेंडर ने एक यूनिफाइड रूल एस्टेब्लिश कर दिया था छोटी छोटी किंगडम्स को जीतने के बाद. तो जिससे हेल्प हुई किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य को, कि वो अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर बना पाया कनकर करके किंगडम्स को. नॉर्थ वेस्ट की बहुत सारी किंगडम को कनकर किया और एक बड़ा एम्पायर बना लिया. So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.